नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे मार्केट के अंदर ये जो वॉर चल रही है चार्जेस को लेकर के, कि किस कारण से सेबी इतनी ज्यादा नाराज है और इस तरीके के वो फैसले ले रही है। ब्रोकर्स का ऐसा रिएक्ट क्यों आ रहा है और इसमें रिटेल्स का क्या नुकसान है। तो इन्हीं तीन पार्टों के अंदर हम आज इसको डिस्कशन करेंगे और समझेंगे आखिर इसका क्या व्यू निकलेगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ वहां पर जहां सेबी को नाराजगी है। आप देख रहे हैं ये एनएससी का वो डेरिवेटिव का टर्नओवर है, ये इनके बिजनेस टर्नओवर है जो ईयर ऑन ईयर किस प्रकार से इनके बिजनेस के अंदर यानी डेरिवेटिव के बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो आप देख रहे हैं जो ये 9 to 8 डिजिट्स में काम जब हो रहा था वो बढ़ करके अब 10 to 11 डिजिट्स में पहुंच चुका है। ये लाख एंड करोड़ में डाटा है। ठीक है, ये कोई 225-250 करोड़ का डाटा नहीं है, ये लाख एंड करोड़ का डाटा है और बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बढ़ती हुई ग्रोथ सेबी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। सेबी को इस टर्नओवर के बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है कि इससे अ, इतना ज्यादा एनएससी क्यों कमा रहा है। सेबी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बढ़ेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ऐसा ये एक आईना है। तो ये एक अच्छा साइन है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन सेबी को दिक्कत पता है कहाँ है? सेबी को प्रॉब्लम आ रही है उन रिटेलर्स पर। अभी जो सेबी ने बीच में जो रिपोर्ट पेश की थी लास्ट ईयर, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 100 लोग अगर शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो 89 लोग मार्केट के अंदर लूज करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। जिसमें से बचे हुए 11 में से जो 6-7 लोग हैं वो लोग कमाते हैं उस पूरे वॉल्यूम का 2 से 3%। और जो बाकी के 3 लोग हैं वो हो जाते हैं ब्रोकर्स, गवर्नमेंट्स और तीसरे कोई बड़े हाथ। ठीक है, जिनका बड़ा पैसा लगता है इस शेयर बाजार में। वो 3 लोग कमा रहे हैं, एक्चुअल में वो कमा रहे हैं इस डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, ब्रोकर्स, गवर्नमेंट्स और कुछ बड़े हाथ। बाकी सब इस बाजार के अंदर जो 7 लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग कुछ कमा रहे हैं, 89 लोग तो लूज करके ही जा रहे हैं। तो सेबी को यहाँ प्रॉब्लम है। सेबी को यहाँ दिक्कत आ रही है कि यार यहाँ तो रिटेल कमाता ही नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। इसे बैन नहीं किया जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं यूट्यूब पर कि इसे बैन कर देंगे से तो ऐसा कोई सर्कुलर मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया है कि इसे बैन किया जा रहा है। हाँ, इसके ऊपर अच्छा कड़ा निरीक्षण रखा जा रहा है। एक मजबूती से एक डंडा बनाया जा रहा है ताकि जो रिटेल्स है इसमें इतना ज्यादा पैसा ना लगाए, अपनी कैपिटल को यहाँ डिस्ट्रॉय ना करे। वो इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाए, ये है सेबी का मोटो। दूसरी तरफ हम बीएससी का देखते हैं। बीएससी जब तक एफएनडो में काम नहीं कर रहा था तब तक उसका टर्नओवर भी बहुत ही कम था, कोई भी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी। राइट। तो इसको जरा मैं वैल्यू में भी कर देता हूँ ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बहुत ही कम वॉल्यूम में काम हो रहा था, तो जैसे जैसे इन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए डेरिवेटिव के अंदर, आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से सिग्निफिकेंट बढ़ने लगे। लगातार इसके अंदर इनके टर्नओवर में बढ़ोतरी आने लगी। 6, 8, 9 और अचानक आप देख सकते हैं 17 तक पहुंच गया है। राइट। तो इस प्रकार की एक्टिविटी होना सेबी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। सेबी को प्रॉब्लम है ये रिटेल क्यों नहीं कमा रहा है, इसकी वजह से इस प्रकार के मापदंड बनाए जा रहे हैं। तो ये है कारण सेबी की नाराजगी का और सेबी के इस जो चार्जेस का स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करने का, कि तुम कमा रहे हो, ये ब्रोकर्स कमा रहे हैं, गवर्नमेंट्स कमा रही है, सभी कमा रहे हैं, लेकिन ये रिटेल्स क्यों नहीं कमा रहे हैं। तो ये है क्वेश्चंस उन सभी एंटाइटी को जो शेयर बाजार के अंदर एक बड़े पद पर अवेलेबल है। ये है सेबी का कहना, उसकी वजह से इस तरीके के लगाम लगाए जा रहे हैं, चार्ज स्ट्रक्चर बदला जा रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों, ये है जो नितिन कामत का ये ट्वीट आया है, जो मैंने उस दिन ग्रुप में भी अपडेट किया था, कि ये डिलीवरी के जो चार्जेस हैं उसको बढ़ा देंगे और साथ ही यहाँ पर एफएनडो के बढ़ा देंगे। तो डिलीवरी के चार्जेस ये लोग जो बढ़ाएंगे उसके ऊपर इन्होंने ऐसा कहा ये बढ़ सकता है, ठीक है, ये मे बी है। लेकिन एफएनडो के चार्जेस वो डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं या बढ़ा देंगे। अगर वो डिलीवरी के चार्जेस नहीं बढ़ाते हैं तो इसके चार्जेस बढ़ा देंगे। तो पहले समझते हैं इनकी ये नाराजगी क्यों है और क्या है ऐसा रूल लाए हैं सेबी जिसकी वजह से इस प्रकार के ट्वीट उनको करने पड़े। तो सेबी ने कहा है कि जैसे कि हमारे देश के अंदर यूसीसी लागू हो रहा है, वैसे ही चार्जेस का यूसीसी यानी कि एक समान चार्जेस लाओ।
वॉल्यूम के आधार पे अब तक जो ट्रेडिंग हो रही है, जितना वॉल्यूम आप करोगे उतने परसेंटेज में आपको चार्जेस लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक शेयर ले रहे हो तो अलग चार्ज होगा, 10,000 ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपको चार्ज अलग देना पड़ेगा, और 100 ले रहे हो तो उसके हिसाब से चार्ज अलग होगा। यानी जितना ज्यादा आप टर्नओवर कर रहे हो, जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उतने ज्यादा आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन सेबी ने कहा है कि अगर अब आपको उस प्रकार से काम नहीं करना है, ठीक, अब आपको हर एक चार्जेस को एक सीमित कर देना है, एक फिक्स चार्ज रखना है। जो परसेंटेज की टर्म में काम हो रहा था, अब उस प्रकार से नहीं करना है। अब आपको फिक्स रेट रखना है, 100, 200, 300 जो भी है वो एक फिक्स रेट होगा। इसके ऊपर नितिन कामत का ट्वीट है। नितिन कामत ने कहा नहीं ऐसा होगा तो ये बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमें अपने बिजनेस को रन करने में। उसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि ये लोग जो सपोर्ट टीम बैठाते हैं, जो बैंक का ब्रोकर्स के पास उनकी जो टीम होती है, डीलर्स की टीम होती है, ठीक है, वो जो रेंट पे वो लोग रूम लेते हैं, ऑफिसेस लेते हैं, उसके ऊपर जो पेट्रोल का अलाउंस है, अदर अलाउंस है, एसी का खर्चा, चेयर्स का खर्चा, फर्नीचर का खर्चा, जो भी अदर खर्चे हैं, वो सारा एक्सपेंस वो इसी ब्रोकरेज से निकालते हैं। ब्रोकरेज इनकी मेन इनकम होती है, राइट। तो अगर टर्नओवर के रेट फिक्स होंगे, ठीक है, अगर टर्नओवर के रेट अगर फिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर नुकसान रिटेल का भी है, राइट। क्योंकि अगर ये फिक्स रेट लग जाएंगे तो फिक्स रेट हाई ही होंगे, तो जो 10,000 5,000 की अमाउंट लेकर मार्केट के अंदर आते हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, मार्केट से वो एग्जिट कर जाएंगे, राइट। लेकिन जो बड़े अमाउंट्स में खेलते हैं, जो 25,000 50,000 क्वांटिटी लेकर के बाजार के अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि वो एक 200 500 रुपए का अमाउंट वो पे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 5 10 हजार रुपए लेकर आया है और अगर उस पे वो 50% भी पैसा बना रहा है, मान के चलो उसने 1,000 रुपए बनाया, 5,000 पे 1,000 रुपए कमा लिया, तो 1,000 में अगर वो 500 रुपए चार्जेस ही रख देगा और 500 रुपए घर लेके जाएगा, तो वो दूसरे दिन व्यापार ही नहीं करेगा शेयर मार्केट के अंदर। लेकिन जो बड़ा प्लेयर है, 25 50 हजार क्वांटिटी में काम कर रहा है, तो उसके लिए 500 रुपए अमाउंट बड़ा नहीं, क्योंकि उसको पता है ये फिक्स चार्ज है, ये 500 से ज्यादा नहीं ले सकते। इसके लिए वो एक्टिव रहेंगे और उनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी कि जो जरोधा का इंफ्रा है, जो उनकी आईटी टीम है, उनके लिए ट्रबलिंग रहेगा। क्योंकि इस जो अभी आप देख सकते हैं, इनका कभी ना कभी जो टेक्निकल ग्लिच आता ही है। तो जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में बड़े बड़े लोग मार्केट के अंदर काम करेंगे, टेक्निकल ग्लिच भी होगा। और फिक्स रेट होने के कारण उनके पास से जो इनकम है, उनकी इनकम की स्रोत उस प्रकार से नहीं बने, क्योंकि छोटे प्लेयर एक तो बाहर हो गए और जो बड़े प्लेयर हैं वो फिक्स रेट के कारण टिके हुए हैं। तो वहां से उनकी इनकम भी नहीं आई और वॉल्यूम भी बढ़ा, यानी मेहनत ज्यादा है और इनकम कम है। इसके लिए जरोधा ने कहा है कि मैं डिलीवरी के ट्रेड्स जो चार्जेस है उसको बढ़ा सकता हूँ, और एफ के डेफिनेटली बढ़ा दूंगा, राइट। तो ये कारण है, क्योंकि छोटे प्लेयर तो निकल जाएंगे, मैं समझता हूँ 50,000 रुपए तक जो लोग काम करे वो भी बाजार से बाहर हो जाएंगे। और ये जो फिक्स रेट वाले हैं, ये लोग टिक जाएंगे मार्केट के अंदर, यानी वापस से बाजार के अंदर बड़े लोग का ही बोलबाला हो जाएगा, अगर ये सेबी का रूल 1 अगस्त 2024 से लागू होता है, क्योंकि उसी समय से लागू होगा जैसा कि ये सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो ये एक इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए नितिन कामत ने इस प्रकार से ट्वीट किया है। और ये और सेबी की नाराजगी भी सही है, मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जिस हिसाब से ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें छोटे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, छोटे ब्रोकर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। और जरोधा डिलीवरी के चार्जेस क्यों नहीं बढ़ा सकता वो भी मैं बता देता हूँ। 2010 में जब जरोधा आए थे, ठीक है, उन्होंने जब शुरुआत की तो इनकी मार्केटिंग का टूल ही है जीरो ब्रोकरिंग, ठीक है। अगर कोई भी जरोधा में अकाउंट खुलवाता है तो अकाउंट खुलाने के पीछे का कारण, जब कोई खोल रहा है उनका अकाउंट, तो उसके पीछे कारण लोग यही बताते हैं कि भाई जीरो ब्रोकरेज है। अगर वो जीरो ब्रोकरेज का स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे तो फ्रेश वॉल्यूम उनको नहीं मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है वो भी कहीं ना कहीं घट के बैंक का ब्रोकर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूँ कि ये जो बैंक ब्रोकर जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ये लोग मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ समय लॉस में रह लेंगे, लेकिन इस मौके का ये लोग फायदा उठा करके बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं, ऐसी मुझे संभावना लग रही है, अगर ये एग्जिस्टिंग में आता है ये सर्कुलर तो। बाकी जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए और सभी को बैठ करके एक बार इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। दूसरी तरफ रिटेल को मेरी ओर से एक सलाह है, वो भी आप समझ लीजिए, कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं,
सबसे पहले उनकी हिस्ट्री को आप समझिए, वो बने क्यों है। डेरिवेटिव का मतलब होता है आपने कैश में कोई पोजीशन ली, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट कुछ समय के लिए वॉलेटाइल या टूट सकता है, तो उसको हेज करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब ही होता है हेजिंग करना। ट्रेडिंग के पर्पज से इन्हें नहीं बनाया गया था, इन्हें बनाया गया था कि जो लोग कैश मार्केट के अंदर काम करते हैं उनको ये जो प्रोडक्ट है ये हेल्प करेंगे। जब बाजार के अंदर गिरावट होगी वो वहां पे पोजीशन बना करके, कैश की पोजीशन एग्जिस्टिंग में रहेगी, साथ ही ये ऑप्शंस के अंदर पोजीशन बना के अपने उस लॉस को वहां से कवर कर लेंगे। इसके लिए ये बने थे डेरिवेटिव प्रोडक्ट। पहले कैश का प्रोडक्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी आई, कंपनी के अंदर उसके फ्यूचर्स आते हैं, फ्यूचर्स के अंदर उसके ऑप्शंस होते हैं। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना है। तो डेरिवेटिव को आप पूरा पहले समझिए, गामा, थीटा, वीगा, रो, आई वी क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, प्रीमियम्स क्या होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सारे इप्स एंड बट्स को आप पहले समझिए, उसके बाद मार्केट के अंदर, इस डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आप आइए। ये बने ही इसलिए हैं ताकि जो कैश ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर, जो कैश में काम करते हैं, जो इन्वेस्टर्स काम करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को हेज कर पाए। इसलिए ये डेरिवेटिव का सार है, ये डेरिवेटिव इसलिए बनाए गए थे। लेकिन लोगों ने इसको ट्रेडिंग बना दिया और कमा भी नहीं पा रहे और नहीं कमा सकते इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर दुनिया के हर एक इवेंट कैलकुलेट होते हैं। हर एक चीज को मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक। स्टॉप लॉस का भी मौका आपको कई बार नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ स्टॉप लॉस लगा दूंगा, यहाँ नहीं होता है, तो कई एक एक दो बार घटनाएं ऐसी घटेंगी जो एक बहुत बड़ी कैंडल नीचे तक बन जाएगी और आपका पैसा वहां से बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत सारे इसके अंदर इप्स एंड बट्स होते हैं, तो आप उसको पहले समझिए, उसके बाद एक बड़ा अमाउंट डालिए। 10,000 पे 5,000 पैसा बनने के बाद लोग यहाँ पे लाख रुपए लगा देते हैं, फिर 2 लाख लगाएंगे, फिर वो पूरा पैसा डेरिवेटिव हमसे छीन लेता है। और ये होगा और ये होता रहेगा, क्योंकि 10,000 पे 5,000 बना, तो उसके बाद आप उसके कारण को समझिए क्या होता है। 2-3 साल पहले आप डेरिवेटिव को दीजिए, उसके बाद मार्केट के अंदर आइए पूरी तरह से। तो दोस्तों ये था अपडेट कि सेबी की नाराजगी क्या है, सेबी ने किस प्रकार की एक्टिविटी की जिसकी वजह से ब्रोकर्स नाराज हुए हैं, और अगर ये एग्जिस्टिंग में आता है तो किस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है, कौन से रिटेल्स को प्रॉब्लम होगी और कौन से बड़े हाथ मार्केट के अंदर रहेंगे। ठीक, उन सारी चीजों को आज हमने समझा। ध्यान रखिएगा, मार्केट की वॉल्यूम पे भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बाजार की जो वॉल्यूम है वो भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस करने लगेगी, क्योंकि जब छोटे प्लेयर्स, रिटेल प्लेयर्स मार्केट को छोड़ने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं बाजार का टॉप हमें देखने को मिल सकता है। ठीक। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ वीडियो उन सभी के लिए जो डेरिवेटिव के चार्जेस को लेकर के ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर करिए जो मार्केट को समझना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।